औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारा वो लेक्चर नंबर 26 है M2 सेकेंड ईयर फिज़िक्स का, और इसमें आज हमने जो है वो मॉड्यूलेशन को स्टडी करना है। ठीक है, लास्ट प्रीवियसली जो है वो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनको बड़ी तफसील के साथ जो है वो स्टडी किया था। तो मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या होती है, आप देखें कि कोई स्पीच है, म्यूज़िक है, एक्सेट्रा वगैरह, ये ट्रांसमिट होते हैं 100 ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द रेडियो ट्रांसमीटर। ठीक है, कोई गाना है, कोई म्यूज़िक है, कोई स्पीच है, ठीक है, टीवी चैनल्स हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस के ऊपर हम इनको ट्रैवल करवाते हैं। ठीक है, 100 किलोमीटर्स अवे, मतलब कि जहाँ से आप उसको ट्रांसमिट करवा रहे होते हैं वहाँ से 100 किलोमीटर अवे पर जो है वो रिसीवर मौजूद होता है। तो जो सीन है इन फ्रंट ऑफ टेलीविज़न कैमरा, ये आल्सो सेंट, हम इसको भेजते हैं लार्ज नंबर ऑफ डिस्टेंस अवे पर, बहुत ज़्यादा किलोमीटर अवे पर, जहाँ पर के व्यूअर्स जो हैं वो इसको देख रहे होते हैं। तो इन ऑल दीज यूजेस, तो हर एक के अंदर जो कैरियर है, ठीक है, ऑफ प्रोग्राम इज़ ए हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स। ठीक है, यहाँ पर जो कैरियर है इन तमाम प्रोग्राम्स का, चाहे वो टेलीविज़न के चैनल लेके जा रहा है या वो रेडियो स्टेशन को लेके जा रहा है, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये सारे क्या हैं, ये यहाँ पर हमारे पास कैरियर्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैं। और ये कैरियर्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स क्या हैं, ये रेडियो हाई फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो है वो रेडियो वेव्स हैं। ठीक है, तो जो हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स आर द कैरियर ऑफ डिफरेंट programs like TV and रेडियो। जैसे टीवी और रेडियो के प्रोग्राम हैं, तो यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है, जैसे लाइट है, साउंड है या अदर डेटा है, वो इम्प्रेस्ड होता है रेडियो वेव्स के ऊपर एंड इज कैरिंग अलॉन्ग विद इट द टू द डेस्टिनेशन। इसको उसके ऊपर इम्प्रेस्ड कर देते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं रेडियो वेव के ऊपर, जो रेडियो वेव है फिर इसको लेकर लार्ज डिस्टेंस तक जो है वो ले जाती है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन ही है ना, द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन हमारे पास कौन सी है, लाइट, साउंड, लाइट हो या साउंड हो या अदर डेटा, और अदर डेटा is impressed on the radio waves तो इनको हम इम्प्रेस्ड कर देते हैं on the radio waves and is carried along its destination। ठीक है, यानी कि जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स क्या हैं, रेडियो वेव्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनका काम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का काम ये है कि वो एज ए कैरियर वेव के तौर पर यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर लाइट है, टीवी चैनल्स हैं, साउंड है, रेडियो है, आपने इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो हमें पता है कि वेव क्या काम करती है। वेव जो होती है एक्चुअली दैट इज़ द कैरियर ऑफ द एनर्जी। वेव जो है वो कैरियर ऑफ द एनर्जी होती है। तो वेव जो है इसकी मदद से हम टीवी चैनल्स,
रेडियो इनको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इम्प्रेस्ड करते हैं, यानी कि जो डेटा जो है वो हम वेव के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, यानी कि वेव क्या है, वो डेटा का बोझ उठाती है, साउंड का बोझ उठाएगी, लाइट का बोझ उठाएगी, ये जो हम उसके ऊपर रख देते हैं, इस प्रोसेस को, ये जो इम्प्रेस करना होता है डेटा को, चाहे वो लाइट की फॉर्म में हो, चाहे वो साउंड की फॉर्म में हो, चाहे वो हमारे पास लाइट की फॉर्म में हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसकी अब डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन कि मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस, मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, मॉड्यूलेशन जो है वो प्रोसेस है ऑफ कंबाइनिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल with the high frequency signal। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस। मॉड्यूलेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कंबाइन कर देते हैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, यानी कि दो सिग्नल्स का हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है ये कौन सा होता है, ये होती है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज ए कैरियर रेडियो वेव्स। ठीक है, ये कैरियर जो रेडियो वेव्स होती हैं जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को लेकर आगे की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो जो अब रिजल्टेंट वेव हमारे पास आती है, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद, यानी कि लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी को कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आती है, उस रिजल्टेंट वेव को हम मॉड्यूलेटेड वेव का नाम देते हैं। द रिजल्टेंट वेव is called as modulated wave। तो जो रिजल्टेंट वेव होती है इसको हम मॉड्यूलेटेड वेव का नाम देते हैं। तो जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। द लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल is known as modulated signal। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखें, अब इसको मॉड्यूलेशन क्या है कि हमारे पास एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है जो कि हमारे पास कैरियर वेव होती है। वो कैरियर वेव जो है वो लाइट की रेस, लाइट का डेटा, साउंड का डेटा या किसी और डेटा को, ठीक है, वो डेटा जो होगा वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होगा। तो वो उस डेटा को लेकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, यानी कि लार्ज डिस्टेंस को कवर करती है। और ये प्रोसेस जो है, देखिए आप मॉड्यूलेशन के बगैर अगर सिग्नल आपके पास लो है तो अगर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो होता है उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल जो है वो करवा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है उसको नहीं हम लेके जा सकते लॉन्ग डिस्टेंस तक, इसलिए हमें मॉड्यूलेशन जो है वो करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर एक ट्रक है, वो ट्रक में के अंदर आप बोझ जो है उसको लादेंगे और ले जाएंगे, ठीक है, वो आप खुद तो नहीं बोझ अपने ऊपर लाद कर लेके जा सकते, आपको एक कोई चीज़ चाहिए,
ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर ये होता है कि लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल का बोझ जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल उठाता है और उसको लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो मॉड्यूलेशन जो है ये हमारे पास किन तरीकों से अचीव होती है? मॉड्यूलेशन करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। हमारे पास मॉड्यूलेशन जो है इसके दो टाइप्स हैं। वन को कहते हैं हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको हम कहते हैं एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और दूसरे को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं एफएम। फिर ये दो तरह की हमारे पास मॉड्यूलेशंस जो हैं वो होती है। तो इन मॉड्यूलेशंस को हमने डिटेल के साथ पढ़ना है कि हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है और हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है वो क्या होती है। ये दोनों चीज़ें हमने डिटेल के साथ जो है स्टडी करनी है। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है कैरियर वेव का वो इंक्रीज होता है या वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तब जब के एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ठीक है। कैरियर वेव कौन सी है? जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडियो वेव जो कि किसी सिग्नल को कैरी कर रही है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड मतलब है कम या ज़्यादा होगा। तो उसके एम्पलीट्यूड के कम या ज़्यादा होने की वजह से जो वेव उसके ऊपर सुपरपोज कर रही होगी, ठीक है, यानी कि सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसको हमने लेकर आगे जाना है, जिसको हमने दूसरी जगह पर पहुंचाना है, तो वो सिग्नल जो है उसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। इसलिए हम इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक ऐसी मॉड्यूलेशन है कि जिसके अंदर जो दोनों सिग्नल्स हैं, कैरियर वेव का सिग्नल और वो सिग्नल फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के जिसको आपने उसके ऊपर सुपरइम्पोज किया हुआ, इन दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसको मैं अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखता हूँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको हम AMB कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखें आपके इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, एज द एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल increases or decreases। ठीक है जी। तो इसका
मतलब यह है कि जो रिजल्टेंट वेव हमारे पास आ रही होती है सुपरपोजिशन के बाद, जब लो और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आ रही होती है उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी कर रहा होता है, ठीक है, वो एक जैसा एम्पलीट्यूड नहीं रहता। अब हम इसको ज़रा फिगर्स की मदद से समझते हैं, इसकी ज़्यादा समझ जो है हमें वो फिगर की मदद से आएगी। आप देखें कि हमारे पास ये एक कैरियर वेव है, ये एक हमारे पास कैरियर वेव है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर ये जो कैरियर वेव है इसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद ये होगी फिगर ए। अब हमारे पास देखें ये फिगर बी है, ठीक है, ये एक ऑडियो सिग्नल है, ठीक है, ये बी फिगर है। अब ये दोनों जब आपस में मिलेगी तो हमारे पास सी फिगर आएगी। सी फिगर देखें कि आपके पास सी फिगर के अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो देखें कि वो वेरी कर रहा है, एक जैसा एम्पलीट्यूड नहीं है, एम्पलीट्यूड के अंदर वेरिएशन। ये क्या है? ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, ठीक है, ये हमारे पास एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी कर रहा है, उसके अंदर वेरिएशन आ रही है। तो इस किस्म की मॉड्यूलेशन जो है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और फिगर सी जो है वो शो कर रही है हमारे पास कि जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी कर रहा है। जो एएम ट्रांसमिशन फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ये तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये एएम रेडियो स्टेशंस होते हैं, काम एक एफएम होते हैं, ठीक है। तो एएम का फ़ायदा ये होता है कि एएम जो होती है चूँकि ये एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ये वाली वेव्स जो हैं वो ट्रैवल कर जाती हैं। आप देखें ना एएम के अंदर आप जो है वो बीबीसी भी सुन लेते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका भी सुन लेते हैं, लेकिन एफएम जो होता है उसको आप बस एक पर्टिकुलर रीजन अपने शहर के अंदर ही सुन सकते हैं। तो चूंकि एएम वेव जो होती है ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रही होती है, इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। इनकी फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं इनकी फ्रिक्वेंसीज की रेंजेस 540 किलो हर्ट्ज से लेकर 1600 किलो हर्ट्ज तक होती है, ठीक है जी। उसके बाद आए आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है इसको हम एफएम का नाम भी जो है वो देते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है कैरियर वेव की वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है एज के जब मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होता है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज होता है, लेकिन जो हमारे पास कैरियर वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की बात होगी। देखें इन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसमें द फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव increases or decreases
वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? एज द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल increases or decreases। ठीक है, जो मॉड्यूलर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज है, लेकिन बट द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव बट द एम्पलीट्यूड ऑफ carrier wave remain constant। ठीक है जी। तो इसका डेफिनेशन का मतलब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आपकी कैरियर वेव की वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। कब? उस वक्त इंक्रीज या डिक्रीज होती है कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी कि जो सिग्नल आप उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज हो, लेकिन जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम जरा फिगर्स के जरिए इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास जो कैरियर वेव है उसका तो एम्पलीट्यूड सेम रहना है, ये उसने तो चेंज नहीं होना, वो कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, और जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो ये है पी ए, ये हमारे पास कैरियर वेव है, ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ठीक है, और उसके बाद सी जो वेव है उसमें फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी। देखें, ये जहां पे डिस्टेंस बढ़ जाएगा वहां पे फ्रीक्वेंसी कम, और जहां पे कम हो जाएगा बल्कि वो कुछ इस तरह की वेव जो है हमारे पास आएगी। आप देखें, ये देखें, ये नज़दीक नज़दीक है। ठीक है, फिर ये बढ़ गया, फासला बढ़ गया, फिर ये जो है वो नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। ये तो इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। अब इसकी फ्रीक्वेंसी आप देखें चेंज हो रही है, यहां पर ज्यादा है, यहां पे कम है, फिर यहां पर ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव होती है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास हाईएस्ट है। देखें इन पॉइंट्स एच और एच के ऊपर, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है इधर इस पॉइंट एल वाले पोर्शन, ये एच एच पे ये ज़्यादा है और एल वाले पोर्शन के ऊपर जो है वो कम है। अच्छा, जब हमारे पास जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, ठीक है, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नेगेटिव पर वैल्यू पर होता है, तो उस वक्त हमारे पास जो है वो, यानी कि जब इस जगह के ऊपर होता है तो उस वक्त हमारे पास ये वाला पोर्शन आता है, और शुरू वाले के अंदर हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है वो
आता है, यानी कि इस पोर्शन के ऊपर हमारे पास लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी आती है और इन पोर्शंस के ऊपर हमारे पास जो है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो आती है। ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव की वो हाईएस्ट है किस पर, पॉइंट एच के ऊपर, जहां पर सिग्नल एम्पलीट्यूड जो है वो इसकी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर, देखें ना ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, फिर यहाँ पर भी मैक्सिमम ये पॉजिटिव, यहाँ पर क्या इधर भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, इसके इन दो के लिए यहाँ पर भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पर भी हाईएस्ट, और इसके लिए यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर जो फ्रिक्वेंसी है रिजल्टेंट वेव की वो वेरी करती है। ठीक है, यानी कि वो कभी कम होती है और कभी ज़्यादा होती है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो हमारे पास 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक होती है, यानी कि AM से इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो बहुत अच्छी होती है। 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। ठीक है जी, तो एडवांटेज FM रेडियो वेव्स जो हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होती है, ठीक है, आपका जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो जब रेडियो वेव्स वहाँ पर एंटर होती हैं तो उनको उस इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की वजह से डिस्टर्बेंस होती है। तो जो FM वेव्स हैं ये इनकी इलेक्ट्रिकल ये कम इंटरफेरेंस इनके अंदर होती है एज कम्पेयर टू AM वेव्स। ठीक है, हैंस ये प्रोवाइड करती है हाई क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। देखें ना, आप FM को जब सुनते हैं तो FM रेडियो बड़ी साफ आवाज़ जो है वो आपको सुनाई देती है, क्योंकि FM वेव्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस जो है वो इनके ऊपर कम इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, इसलिए FM रेडियोज़ जो हैं उनका सिर्फ ये डिसएडवांटेज है कि वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं आप उनको सुन सकते, लेकिन ये है कि जिस एरिया के अंदर आप उसको सुन रहे होते हैं वहाँ पर बहुत साफ आवाज़ सुनाई देती है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो ट्रैवल नहीं करवा सकते, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड जो होता है उसके अंदर वेरिएशन नहीं आ रही होती है, एम्पलीट्यूड तो सेम रह रहा होता है, सिर्फ फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही होती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर वेव को ट्रैवल करवाने के लिए ज़रूरी है कि उसका एम्पलीट्यूड लार्ज हो, तो चूंकि इसके अंदर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रह रहा होता है इसलिए हम इसको लार्ज डिस्टेंस तक जो है वो ट्रैवल नहीं करवा सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए। AM का एडवांटेज ये है कि चूंकि उसके अंदर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है इसलिए हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो ट्रैवल करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, तो अब हमने देखना है कि हमारे पास जो है हमने शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो करके देखने हैं। तो अब हम आगे नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो है उनको स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें कि शॉर्ट क्वेश्चंस, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है इनमें पहले नंबर पर देखें क्वेश्चन 16.1। क्वेश्चन 16.1 की स्टेटमेंट पर तो बुक्स खोल लें अपनी कि अ साइनोसाइडल करंट हैज़ ए RMS इफेक्टिव वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर। एक साइनोसाइडल करंट जो है उसकी RMS वैल्यू दी हुई है IRMS 10 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीक वैल्यू, तो कहता है इसकी I0, आपने मैक्सिमम पीक वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि IRMS जो है वो I0 ओवर 2 अंडर रूट के बराबर होता है, तो I0 मेरे पास 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई RMS के बराबर आ जाएगा। तो I0 मेरे पास 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 10 एम्पियर। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 14.14 एम्पियर आ जाएगा।
ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, उसने आपको आरएमएस दी हुई है और आरएमएस कह रहा है कि इससे आप मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करें। तो आप इजीली इसकी मदद से जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये फार्मूला लगाएं और मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। उसके बाद आए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16.2। मैं 16.2 क्वेश्चन जो इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। नेम द डिवाइस दैट विल परमिट ए फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट। कहता है उस डिवाइस का नाम दे पहले पार्ट के अंदर जो परमिट करती है फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो इंडक्टर जो है ये अपोज करता है फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन ये परमिट करता है फ्लो ऑफ डीसी करंट। ठीक है, इंडक्टर opposes the flow of AC and permits the flow of DC। इंडक्टर जो है ये अपोज करता है फ्लो ऑफ AC को और परमिट करता है फ्लो ऑफ DC का। अब इसकी वजह क्या है, आप देखें कि XL हमारे पास ओमेगा L होती है रिएक्टेंस। तो फॉर DC के लिए हमारे पास F0 होता है। ठीक है, इसमें ओमेगा की वैल्यू बाहर करें तो 2 पाई FL होगा। तो XL हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि करंट इज मैक्सिमम, यानी कि रिएक्टेंस 0 होगी तो फिर करंट इज मैक्सिमम। ठीक है, इसका मतलब है कि इट अलाउज DC टू पास, अलाउज DC। तो ये DC को अलाउ करेगा कि वो DC जो है वो इसके अंदर से गुजर जाए। ठीक है जी। उसके बाद दूसरे नंबर पर कहता है बी पार्ट में परमिट फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट नॉट द डायरेक्ट करंट। अब कहता है बी में बताएं कि कौन सी है जो डायरेक्ट करंट को नहीं गुजरने देती और अल्टरनेटिंग करंट को गुजरने देती है। तो कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर allows AC to pass but not allow to DC। कैपेसिटर AC को गुजरने देता है लेकिन DC को नहीं गुजरने देता। अब आप देखें कि XC जो रिएक्टेंस होती है वो 1 ओवर ओमेगा C के बराबर होती है और ओमेगा 2 पाई F के बराबर होता है। तो 2 पाई FC। तो फॉर DC फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो अगर DC के लिए फ्रीक्वेंसी 0 है तो XC 1 ओवर 2 पाई 0 C, तो दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो करंट 0 है। फिर तो DC के लिए करंट फॉर DC करंट इज 0। तो DC के लिए जो है फिर वो करंट वो 0 है, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप F को 0 रखें तो 2 पाई 1 ओवर 0 इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो XC तो इन्फिनिट होगी। XC इन्फिनिट होने का मतलब है कि रिएक्टेंस तो इन्फिनिटी होगी, इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी इन केस ऑफ ए कैपेसिटर। तो इसलिए कैपेसिटर जो है वो DC करंट को नहीं गुजरने देता लेकिन AC करंट जो है उसको पास करने देता है। ठीक है, उसके बाद आप आए क्वेश्चन नंबर 16.3 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 16.3 है कि हाउ मैनी टाइम्स पर सेकंड विल एन इनकंडेसेंट लैंप, इनकंडेसेंट लैंप का मतलब होता है जो चमक रहा हो, रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू 5 हर्ट्ज एसी सोर्स। कहता है ये कितनी दफ़ा अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस को जाएगा, यानी कितनी दफ़ा मुकम्मल तौर पर ये चमकेगा एक एसी साइकिल के अंदर। तो आप देखेंगे हमारे पास ये एसी साइकिल होता है, ये तो यहां पर एक दफ़ा आई मैक्सिमम और एक दफ़ा यहां पर आई मैक्सिमम इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज है तो मैक्सिमम ब्रिलियंस 2 दफ़ा हो रही है। तो मैक्सिमम ब्रिलियंस हमारे पास 2 ज़रब 50 होगी 100 टाइम्स, ठीक है जी, 2 दफ़ा हो रही है तो इसलिए 100 टाइम्स जो है वो हमारे पास होगी, यानी कि 100 टाइम्स पर सेकेंड, एक सेकंड में 100 टाइम्स जो है वो हमारे पास मैक्सिमम ब्रिलियंस होगी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब उसके बाद देखते हैं हम जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.4। क्वेश्चन कहता है कि अ सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोर इंडक्टर, एक सर्किट है उसके अंदर एक आयरन कोर इंडक्टर है, अ स्विच एंड ए डीसी सोर्स अरेंज्ड इन सीरीज, ठीक है। ये हमारे पास डीसी सोर्स है, ठीक है, इसके साथ ये इंडक्टर लगा हुआ है इस सीरीज के अंदर। द स्विच इज क्लोज्ड, ये स्विच है यहां पर लगा हुआ, आफ्टर एन इंटरवल रीओपन्ड, ठीक है। कहता स्विच को क्लोज करते फिर कुछ देर के बाद इसको खोल देते हैं दोबारा, ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं इस स्विच को। एक्सप्लेन व्हाई अ स्पार्क जंप्स अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट्स, तो कहता है कि जब आपने इसको क्लोज किया और क्लोज करने के बाद फिर इसको ओपन कर दिया तो इसके क्रॉस एक आपको स्पार्क मिलता है। ये बाद दफा आप स्विच जो है प्लग जो है वो डालते हैं सॉकेट के अंदर और जब ये निकालते हैं तो आपको एक स्पार्क जो है वो दिखाई देता है। तो वो कह रहा है कि ये स्पार्क दिखाई देने की वजह क्या है, आप इसको एक्सप्लेन करें। तो जब स्विच रीओपन होता है तो करंट इन द सर्किट जो है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 0 वैल्यू, ठीक है। व्हेन स्विच इज रीओपन्ड द करंट decreases from maximum to 0 वैल्यू, तो वो मैक्सिमम से 0 वैल्यू को डिक्रीज करती है। तो अब क्या होगा, यहां पर करंट चेंज हो रही है, तो अगर करंट चेंज होगी तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और एक ईएमएफ जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस प्रोड्यूस हो जाएगी और वो ईएमएफ जो है वो क्या करती है, वो एक स्पार्क को प्रोड्यूस करती है अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द स्विच, ठीक है। नाउ करंट चेंजेस एंड हेंस magnetic flux will also change, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी चेंज होगा। सो एन इंड्यूस्ड ईएमएफ is produced in a
इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है, एंड हैंस spark is produced across the contacts of switch। तो जो स्विच के कॉन्टैक्ट्स हैं उनके अक्रॉस इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से स्पार्क, क्योंकि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आए आप अब क्वेश्चन नंबर 16.5 के ऊपर। क्वेश्चन, तो पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। कहता है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, ठीक है, इंडक्टर की, तो उसकी रिएक्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। पहला ए पार्ट देखिए, एक्स एल जो है वो ओमेगा एल के बराबर होता है और ओमेगा में पता है कि 2 पाई एफ के बराबर होता है। तो एक्स एल मेरे पास 2 पाई एफ एल के बराबर होगा। तो अब फ्रीक्वेंसी जो है कि इसको डबल कर दें, यानी कि एफ को हम 2f कर दें तो हमारे पास x प्राइम एल आ जाएगा 2 पाई f की जगह पे 2f इंटू एल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्राइम एल आ जाएगा 2 इंटू 2 पाई f इंटू एल। तो 2 पाई एफ एल हमारे पास x प्राइम एल, इस इक्वेशन को देखें तो 2 पाई एफ एल हमारे पास एक्स एल के बराबर है, तो 2x एल। तो इसका मतलब है कि एक्स एल इज डबल्ड, ठीक है, एक्स एल जो है वो डबल हो जाएगी। सो एक्स एल इज डबल्ड, तो एक्स एल जो है वो डबल हो जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो कहता है कि कैपेसिटर की रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। एक्स सी 1 ओवर ओमेगा सी, तो एक्स सी 1 ओवर 2 पाई एफ सी, तो एफ को 2f कर दें तो एक्स प्राइम सी 1 ओवर 2 पाई 2f इंटू सी, तो एक्स प्राइम सी मेरे पास बराबर आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 2 पाई एफ सी। तो 1 ओवर 2 पाई एफ सी जो है वो एक्स सी के बराबर है, तो एक्स प्राइम सी जो है वो 1 ओवर 2 एक्स सी के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक्स सी इज हाफ्ड, एक्स सी जो है वो आधी रह जाएगी और एक्स एल जो है वो डबल हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने जो है ये 5 क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए हैं इसके शॉर्ट, और टोटल है हमारे पास 10। तो बकिया 5 कल करेंगे और साथ ही फिर जो है वो न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स जो है उनको स्टार्ट हम कर देंगे। ठीक है, तो कोई लोग आए हुए हैं पढ़ने क्लास है भाई? नो सर, नो सर, एक ही बंदा है? यस सर। ओके चलो ठीक है, तुमने तो फ़ायदा ले लिया ना। ठीक है ओके, फिर कल मुलाकात होगी, ठीक है, इसी टाइम पर ही जो आपको टाइम दिया हुआ है। ओके ओके, खुदा हाफिज़।